नमस्कार, वेलकम टू टूरिज्म सिंप्लीफाइड। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी इस सीरीज को। हम 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके थे। सो अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मिक्स इन टूरिज्म बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन या फिर सेल्स प्रमोशन। सो इसकी ये सभी इसका आंसर हो जाएगी, क्योंकि जो आपका कम्युनिकेशन मिक्स होता है ये सभी कम्युनिकेशन मिक्स के पार्ट है। एडवर्टाइजिंग भी इसका पार्ट होता है, पर्सनल सेलिंग भी इसका पार्ट होता है, आपका पब्लिक रिलेशन भी इसका पार्ट होता है और सेल्स प्रमोशन भी इसका पार्ट होता है। और एक डायरेक्ट मार्केटिंग, वो इसका पांचवा कम्युनिकेशन। सो आपको ये सभी याद होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन मिक्स के कितने कितने पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा-सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि तो जो एडवर्टाइजिंग होता है, मैं इसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये रट के नहीं जाना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग होता है आपका पेड, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस मीडिया और चैनल्स, यही होता है आपका एडवर्टाइजिंग। सो आपका जो पर्सनल सेलिंग होता है, उसमें क्या होता है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, कि काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली और टाइम टेकिंग होता है। इसमें एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो पिच करेगा अपने आइडिया को पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने। और फिर पब्लिक रिलेशन होता है आपका, जिसे आप क्या करते हैं, रैपो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और एक पॉजिटिव रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं पब्लिक और आपके स्टेक होल्डर मीडिया, इन सब का यूज़ करते हुए। आप मीडिया इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें, या फिर स्पॉन्सरशिप्स, जैसे आप इस इवेंट को स्पॉन्सर कर देंगे, जिससे आप कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे अपनी रेपुटेशंस और इमेज बनाने के लिए। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर आपका सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, इसमें यही लाइन मेन है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं, या फिर ऑफर्स जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं जैसे आप किसी को डिस्काउंट दे देते हैं, या कोई स्पेशल डील आपके इसमें चल रही हो, कोई कॉन्टेस्ट आपने चलाया हो, या फिर कोई लॉयल्टी प्रोग्राम हो। इससे क्या होगा, आप इमीडिएटली अगर आप सेल्स अपनी इंक्रीज करना चाहते हो, उनके लिए ये स्ट्रेटेजीज यूज होती है, और यही पार्ट है आपके कम्युनिकेशन मिक्स का। हर बार इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अभी 2024 की शिफ्ट में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर लोकेटेड इन इंडिया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपका ये धोलावीरा है, ये गुजरात में स्थित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जो धोलावीरा है आपका गुजरात में 2021 में इसको पार्ट बनाया गया था आपके नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। और वैसे ही आपका ये गगन नेशनल पार्क है, जो ये भी आपका पार्ट है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एंड डी, ऑप्शन नंबर बी। सो कुछ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू अ टूरिज्म फर्म एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा टूरिज्म फर्म के लिए एक सोर्स ऑफ फंड नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका इशू ऑफ कैपिटल स्टॉक इन कैश। सो दूसरा ऑप्शन आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आप किसी चीज को सेल करेंगे, अपने एसेट्स को सेल करेंगे, तो आपको फंड मिलेगा। सो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है आपका। प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग डिवेंचर, अगेन आप सेल कर रहे हैं, तो आपके इससे क्या होगा कि आपको फंड रेज कर सकते हैं आप। और ये बोला इंक्रीज इन करंट एंड नॉन करंट एसेट, आप एसेट्स को बढ़ाएंगे अगर, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट होगा आपका, तो ये आपका पार्ट नहीं होगा, ये आपके आंसर का पार्ट हो सकता है। और इंक्रीज इन मार्केटिंग, अगेन आप इंक्रीज कर रहे हैं मार्केटिंग सिक्योरिटी को, तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों इसकी पार्ट नहीं होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी एंड ई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर दी हुई सभी ऑप्शन जो ए बी सी है, ये कहीं ना कहीं आपके, इससे आपको फंड जनरेट कर सकते हैं। आप खुद ही देख लिया, आप किसी चीज का सेल करेंगे तो क्या होगा, आप अपने एसेट्स को बेचेंगे अगर, तो आपके पास क्या होगा, फंड रेज होगा। वैसे ही आप डिबेंचर्स को सेल करेंगे तभी आप फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को मतलब बढ़ाएंगे, आपने अपने एसेट्स को बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके सोर्स ऑफ फंड नहीं होगा। तो इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा डी एंड डी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट बजटिंग। सो बजटिंग के बारे में क्या क्या सही है इसमें से? प्रॉफिट बजट्स आर a means to measure marketing and sales effectiveness. सो आपकी जो प्रॉफिट बजट होता है, कंबाइंस एस्टिमेट फॉर रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन जीरो बेस्ड बजटिंग प्रोसेस द प्रीवियस ईयर स्पेंडिंग इज यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई भी लेना देना नहीं होता आपका जीरो बेस्ड बजट से। ऑप्शन नंबर डी है कि जीरो बेस्ड बजटिंग में मैनेजर यूज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू जस्टिफाई ऑल बजट डिसीजन रादर देन यूजिंग प्रीवियस ईयर बजट एज अ स्टार्टिंग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीरो बेस्ड जो बजट होता है वो यही होता है। और जो आपका ऑप्शन नंबर ई है, जीरो बेस्ड बजट लीड टू बेटर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ बजट आइटम्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है चीज़ों को, कि किसको कितना बजट की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग बजट एलोकेट किया जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी एंड ई। बाकी आप जीरो बेस्ड बजट के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है रादर देन लास्ट ईयर के बजट को देख के, एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लेके। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरीज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो ये क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट यूनिट से आया है। तो इसमें जो आपकी ये, इसमें और बता देता हूँ मैं आपको, जो ट्रेड थ्योरी होती है, ये कंटीजेंसी थ्योरी में नहीं आती। ट्रेड थ्योरी का मतलब है कि लीडर्स आर इनबॉर्न। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, ना कि बनते हैं या बनाए जाते हैं। तो उनके अंदर पहले से ट्रेड अवेलेबल होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो ये ऑड वन आउट हम कर सकते हैं ऑप्शन डी को इसमें से। तो आपकी जो ऑप्शन बच जाएगी ए, बी और सी, और यही आपकी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि यही कंटिन्यूसी थ्योरी का पार्ट होते हैं। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जैसे सिचुएशनल थ्योरी क्या कहती है, पाथ गोल थ्योरी क्या कहती है, और फील्डर मॉडल क्या है।
लीडरशिप का। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आपकी पाथ गोल थ्योरी है और आपका सिचुएशनल थ्योरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंटीजेंसी थ्योरी के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि किसने दिया है ये मॉडल और इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है लीडरशिप के बारे में। सो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, hospitality manager need to address various key elements when they design their organization structure. Listed below are some of the elements. Choose the correct answer from the option that follow. तो क्या क्या चाहिए एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजर को, कौन से की एलिमेंट्स होने चाहिए उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा है। अगेन ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का है, चेन ऑफ कमांड भी क्लियर होनी चाहिए और फॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीन चीज़ों का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी एस सी। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको पता ही होगा कि एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय होंगे, इसी को सिंपल भाषा में हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं। और जो चेन ऑफ कमांड होता है, बाकी आपके लिए मैंने इसमें स्क्रीनशॉट ऐड किया है, आप इसका फोटो ले सकते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड बेसिकली ये है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसको सिंपल भाषा में हम चेन ऑफ कमांड बोल सकते हैं। और अगला जो ऑप्शन है आपका ये फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन मीन्स रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से, आप किस तरह से कितना फॉर्मलाइज है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, ये अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से नेशनल पार्क है जो नेशनल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, यूनिट यूनिट नंबर 3। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसको आपने रट लेना है, इसमें यूनेस्को काफी इंपॉर्टेंट है, आपके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके डांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुजीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया आपका, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और आपका ये जो सी वाला नेशनल पार्क है ये भी आपका पार्ट है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ये आपका आया है हॉस्पिटैलिटी से क्वेश्चन, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा। इसका आंसर है आपका सी। तो आप याद रख सकते हैं इसको कि भाई हॉर्स दी ओवियर के अंदर क्या क्या होता है। इसमें रशियन सैलेड होता है, आपका इसके अंदर कैवियर होता है, और आपका ग्लोब आर्टी हुक्स ये इसके अंदर होते हैं। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए रखा है यहाँ पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीन पॉज करके और पढ़िए इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस यूनिट में के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बात करते हैं आप। इसमें रेशो की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अकाउंटिंग से क्वेश्चन आया है, फाइनेंशियल रेशो और उसका कंपटीशन। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्विक रेशो क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी रेशोज। तो क्विक रेशो मेजर करता है द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें जो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ। ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन की बात करता है क्विक रेशो, और इसका फॉर्मूला सिंपल यही होता है कि आपका जो कैश इक्विवेलेंट और जो ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब जो आपने बिजनेस किया है, अगर उसका पैसा अभी तक आपको जो मिलने वाला है फ्यूचर में, वो डिवाइडेड बाय आपका टोटल करंट लायबिलिटी, आपकी करंट में कितनी लायबिलिटीज है। तो दो पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को आप मीट कर पा रहे कि नहीं, इसके लिए यूज करते हैं हम क्विक रेशो का। और इसका फॉर्मूला होता है कैश इक्विवेलेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल, मतलब आपका टोटल कैश लगभग आपके पास कितना है अभी करंट में, करंट लिक्विड कितना है आपके पास, और डिवाइडेड बाय द टोटल करंट लायबिलिटीज। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, जो जिसको आरओई भी बोलते हैं, ये मेजर करती है प्रॉफिटेबिलिटी को ऑफ अ कंपनी इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर इक्विटी, आपकी इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो अगला है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ये बहुत सिंपल है, इसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका टोटल सेल जितनी होती है, इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं, और ये दोनों सेम ही होते हैं लगभग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो और नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। डिफरेंस इसमें ये है कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो होता है, इसमें हम ये बिफोर कैलकुलेट करते हैं, मतलब अर्निंग बिफोर आपका इनकम टैक्स और आपका इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ के, मतलब उनको उसमें से डिडक्ट नहीं करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। लेकिन जो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, इसमें हम सारे हर तरह के एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं आपकी सेल्स रेवेन्यू से। तो यही होता है सिंपली। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे आपका और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चीजें क्या है। तो इसका आंसर होगा जैसे क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर करंट लायबिलिटीज की बात आ रही है तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा क्विक रेशो। तो ए का होने वाला है 1। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, इसका लेना देना होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी डिवाइडेड बाय द स्टेक होल्डर की आपकी कितना कंपनी में स्टेक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा बी का 2। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम जानते हैं ईबीआईटी अपॉन डिवाइडेड बाय द सेल, तो सी का हो जाएगा 4। और आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है जब प्रॉफिट आप आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल। तो ये इसका आंसर हो गया, और ये सारी टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी रिपीट हो सकती है। मैंने बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या चीज क्या होती है, और इनके कीवर्ड्स भी आपको बता दिए। जैसे क्विक रेशो का कीवर्ड है आपका करंट लायबिलिटी के, आप मैच कर पाएंगे पा रहे हैं या नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी अपॉन आपका जो स्टेक होल्डर की इक्विटी होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो जब आप ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट और टैक्स को डिवाइड करते हैं सेल से, और नेट प्रॉफिट तब हो जाता है जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करते हैं सेल से, मतलब उसको कैलकुलेट करते हैं उसके बाद सेल्स के साथ।
तो चलिए अगले क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका रिसर्च से आया है क्वेश्चन डायरेक्ट। रिसर्च कंस्ट्रक्ट क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में काफी डिटेल से बताया था कंस्ट्रक्ट के बारे में। कंस्ट्रक्ट मतलब ऐसी चीज है जिसको हम रियल में जो क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिन चीजों को हम रियलिटी में, उसके लिए हम उसको मेजर करने का एक टूल होता है, टूल बनाते हैं इनडायरेक्टली मेजर करने का। तो इसका आंसर हमें सीधा सीधा दिख रहा है रिसर्च कंस्ट्रक्ट का। अब्स्ट्रक्शन से यहीं से पता जाता है कि अब्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी फ्रॉम बेसिक यूनिट ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए का 1। अगला आपका रिसर्च प्रेपोजिशन। रिसर्च प्रेपोजिशन क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसर्च प्रेपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द लॉजिकल लिंकेज अमंग द कांसेप्ट फॉर ascertaining an universal connection between। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं हम। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, तो रिसर्च हाइपोथेसिस बिल्कुल यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अनप्रूवन प्रेपोजिशन। आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा, आपकी रिसर्च की पेपर 1 में। तो ये अनप्रूवन प्रेपोजिशन को ही हम रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। और रिसर्च वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जो डिफरेंट वैल्यूज जिसको हम असाइन कर सकते हैं। तो यहीं पर इसका आंसर है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया यहाँ से हम, क्योंकि हमें रिसर्च प्रेपोजिशन के बारे में अगर उतना पता भी नहीं था, लेकिन अन्य 3 को पढ़ के हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है और उनके हेडक्वार्टर्स पूछे गए कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगेन ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पता होना चाहिए सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम इसको मैच कर लेते हैं। इसका ऑप्शन है सीधा की जो आपकी OECD है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका पेरिस में है हेडक्वार्टर। और जो आपका UNEP काफी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये आपने पेपर 1 में भी पढ़ा होगा एनवायरमेंट की यूनिट में, ये नायरोबी केन्या में है। और UNDP का आपको पता ही है, ये न्यूयॉर्क में है। यूला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो इसका ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका लंदन हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 69 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है, इसी तरह से रिपीट हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया है कि मेजरेबिलिटी क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है और एक्शनेबिलिटी क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेजरेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू असेस द साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ द मार्केट सेगमेंट। ये क्या होना चाहिए कि ये क्वांटिफाइबल होना चाहिए, हम इसको क्वांटिफाई कर पाए। और एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, क्राइटेरिया फोकस ऑन द ईज ऑफ रीचिंग, कि हम कितने आसानी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है रीचिंग एंड एंगेजिंग, हम कितनी इजीली कहीं रीच कर पाते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं हम ये एरिया कितना एक्सेसिबल है, क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं है। तो एक्सेसिबल को रीच से हुआ सीधा, आप अपने टारगेट मार्केट की तरफ कितनी इजीली रीच कर पाते हैं या इनसे इंगेज कर पाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से लेना देना है और आपका कम्युनिकेशन चैनल से लेना देना है। तो आपको याद रखना, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ समझना है चीजों को कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग बनता है, ताकि जब आप स्टेटमेंट्स पढ़े तो आप कनेक्ट कर पाए चीजों को कि ओके इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। सब्सटेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट सेगमेंट, आपको कितना कितना साइज है आपकी मार्केट का और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल सकती है इसकी। फिर आती है आपकी बारी एक्शनेबिलिटी की। एक्शनेबिलिटी का मतलब होता है द क्राइटेरियन रिलेटेड टू द एबिलिटी टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट मार्केटिंग प्रोग्राम, कि आप कितने बेहतर तरीके से किसी मार्केटिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। एक्शनेबिलिटी मतलब एक्शन ले पाएगी उस चीज के लिए, कितना जल्दी आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे हमने डेफिनेशन पहले कर ली, अब हम देखेंगे कि हम इससे कैसे हम कीवर्ड से आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिना रटा लगा के। मेजरेबिलिटी, हमने मेजरेबिलिटी के बारे में पढ़ा कि हम सेगमेंट साइज और परचेजिंग पावर को कंप्यूट करेंगे, यही होता है आपका क्या, मेजरेबिलिटी। सिंपल, इसका ऑप्शन यही हो गया। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है रीच, तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर रीच की बात की गई है। तो अभी हमें डायरेक्ट इस तरह का कुछ नहीं मिल रहा, तो हम अगले ऑप्शन की तरफ आएगी कि सब्सटेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी मार्केट साइज कितनी है और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, यही पता करते हैं ना हम सबसे सब्सटेंशियबिलिटी में। सो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, कितना प्रॉफिटेबल है आपका मार्केट। और एक्शनेबिलिटी क्या होती है, और ये देखिए एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस से आ गया, यहीं पर आपका ये ऑप्शन सॉल्व हो चुका है, तो आपको आंसर मिल चुका आपका। डी का 4 सारे में दिया है, तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 दो ऑप्शंस में अवेलेबल है और आपका बी का 3, बी का 3 सिर्फ इसी ऑप्शन, तो बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है इसको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पर फाउंडर्स का नाम पूछा है कि कौन से इसका फाउंडर कौन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, इजी रहे। यात्रा का है ध्रुव श्रृंगी, और आपका जो क्लियर ट्रिप है उसका उसके फाउंडर है आपके स्टुअर्ट, जो भी है एक लिंक्डइन। ट्रिप फैक्ट्री के है आपके विनय गुप्ता, और आपके जो ट्रिप एडवाइजर है उसके हो जाएगा आपके स्टीफन क्रॉफर। तो ये आपको पता होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आपको पता होना चाहिए चीज का। तो आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। आपका जो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, अगेन इवेंट और प्लेसेस। तो मैंने आपको पहले ही बताया पिछली वीडियोस में भी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम। 1857 का जो इंडिपेंडेंस वॉर है पहला, जब से शुरुआत होती है स्वतंत्रता संग्राम की, तो वो मेरठ से होती है। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है हिस्ट्री की किताबों में। और जलियांवाला बाग तो सभी को पता है कि अमृतसर में है, काफ़ी फेमस घटना है ये। और महात्मा गांधी कहाँ को इम्प्रिजन किया गया था, तो ये आगा खां पैलेस में। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और भी पढ़ा है कि आगा खां पैलेस को किसके लिए डोनेट किया गया था। तो आगा खां पैलेस को आगा खां 4 ने 1969 में महात्मा गांधी को के लिए की पॉलिसीज के लिए उनको डिनोट किया था, सत्याग्रह और उनकी जो आपकी नॉन वायलेंस की पॉलिसीज है उसके लिए। तो फाउंडिंग आनंद भवन कहाँ है, इलाहाबाद में। आनंद भवन किससे रिलेटेड है, तो ये मैं बता दूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया है आपका एयरक्राफ्ट और उसकी रेंजेस के बारे में पूछा है। तो जो एयरबस आपका A350 है, काफी फेमस है, अभी भी यूज होता है। ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है और ये सबसे ज़्यादा मतलब इनमें से ये इसकी रेंज लगभग 7900 माइल्स है। तो बोइंग आपका 737 मैक्स 9 है, इसकी आपकी 3515 माइल्स इसकी रेंज है। जो आपका DC-10 है, इसकी 5998 है। और जो आपका बोइंग है, ये 1960 और 84 के बीच में इसने सर्व किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोइंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और इसकी मीडियम हॉल है ये 3060 के आसपास है। तो इसको मैच कर लेते हैं। चलिए, एयरबस आपने देखा 350 सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज का था। और आपका जो ये DC-10 था, ये सेकंड नंबर पर था। और जो बोइंग आपका 727 है, काफ़ी पहले आया, ये 3000 एंड समथिंग था। और जो मैक्स है ये 3505 तक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन आया था, काफ़ी नया क्वेश्चन था 2023 के हिसाब से। इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था किसी एग्जाम में। तो इसमें क्या पूछा गया था, अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया की पूछी जाती थी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर भी पूछी गई। यहाँ पर एक चीज़ तो आपको आती थी, सभी को आता था ऑप्शन में, हम मतलब गैस करने की कोशिश भी कर सकते, जैसे एलिफेंटा केव्स ये इंडिया में है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ऑप्शन में दो जगह में सेम ऑप्शन दे के रखा था। डी का 2 एक में ही दे के रखा था, तो आपको आंसर यहीं से मिल सकता था। सिर्फ एक एक ऑप्शन का पता, उसे आपको आंसर मिल सकता था। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को एग्जाम में। कि मगाओ केव्स है, ये आपकी चाइना में है। नाराकोटी केव्स है, ये आपकी प्रेजेंट है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। और आपकी जो प्रेसपोलिस है, ये ईरान में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डांसेस पूछे गए थे, बहुत सिंपल है, ये सभी को याद होने चाहिए किस्म से डांसेस। और ये क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, आपने सिर्फ रट लेना है चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ों को रटना है और थोड़ी चीज़ों को याद रखना है। राउफ और हिकत डांस आपका जम्मू कश्मीर का है। पाक डांस है, ये हरियाणा का ही है। और आपने सावेरी डांस है, सावेरी डांस आपका ओडिशा, जिसमें पाइका लिखा है। ये एक पाइका डांस भी होता है, पाइका। ये जोरा है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें डिशेज, ये हर बार ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप फोक डांसेस याद कर लीजिएगा और डिशेज याद कर लीजिएगा। दाल बाटी कहाँ की है, दाल बाटी आपकी मध्य प्रदेश की है। तो ए का हो जाएगा 3। देन हम देखेंगे पुन पोली कहाँ की है, मुझे पता नहीं है, तो मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा। के सिंगरी का मुझे पता है, ये काफी बार पूछा गया, ये राजस्थान की डिश है। और आपका जो ककूरी कबाब है, ये आपका लखनऊ का है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंशियल क्वेश्चन हमेशा आता है, साउथ टू नॉर्थ या फिर नॉर्थ टू साउथ पूछा जाता है, रिवर्स को पूछा जाता है, कई बार मंदिरों को पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना होता है। तो हम इसमें गैस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये श्रीनगर वाला है, हम यहाँ से काफी कुछ गैस कर सकते हैं। श्रीनगर मतलब ये सबसे नॉर्थ ईस्ट होगा, कहीं ना कहीं हम इतना आइडिया हम लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में बी सबसे लास्ट में है। तो दो ऑप्शंस में बी सबसे लास्ट में, बी और सी में से एक इसका राइट आंसर बनने वाला है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम्पी दिया है। हम्पी तो साउथ में है बहुत ज्यादा, तो डी से शुरुआत होनी चाहिए आपके आंसर की। तो इसका आंसर हम गैस कर सकते हैं कि सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। और ग्वालियर भी काफी नीचे है, तो दिल्ली ग्वालियर से ऊपर है, अगर साउथ टू नॉर्थ देखा जाए। तो इस तरह से भी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम पैसेंजर्स। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली किया, वो रेंज के बारे में था, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कैरिंग कैपेसिटी कितनी है किस एयरक्राफ्ट की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका एयरबस है, यहाँ पर मैंने डिटेल्स देख रखी है, आप यहाँ से कर लीजिए इसको। जो आपका एयरबस है, एयरबस 320 है, ये 180 के आसपास आपको मैक्सिमम पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। और 727 जो आपको 189 तक, बोइंग 747 जो ये काफ़ी पैसेंजर्स को ले जा सकता है, 400 टू 500। और जो आपका बोइंग 747-8 है, ये 467 तक के पैसेंजर को लिफ्ट कर सकता है। और A380 आपका 525 पैसेंजर को कैरी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन नॉर्थ टू साउथ में हमें टेम्पल्स को अरेंज करना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो रामेश्वरम तो सबसे लास्ट में आना चाहिए क्योंकि ये तो सबसे बॉटमोस्ट में है आपका। और सांची, ये सांची कहाँ पर है? सांची ओरियन टेम्पल, सन टेम्पल कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए बी सी डी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है क्योंकि जो आपका सन टेम्पल है जोधपुर में, और जोधपुर राजस्थान में तो काफी ऊपर है। सांची तो आपको बताइए, सांची का स्तूप कहाँ पर है? गुप्ता टेम्पल मध्य प्रदेश में, ये आपका एमपी में है। और फिर नीचे आपको हैदराबाद तो दिख ही रहा है ऑप्शन में, उससे नीचे ही आएगा, ये रामेश्वरम उससे नीचे ही आएगा, तो एबीसीडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 79 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग माइलस्टोन इन ट्रैवल बिजनेस बाय एयर टूर्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो अगेन ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर भी देख लीजिएगा। Over 100 years or so, sequence of European menu has over the last 100 or so years, the sequence of the European menu has taken a classical format. Arrange the correct classic menu सीक्वेंस। तो इसमें मेन्यू का सीक्वेंस पूछा है। अगेन मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ क्योंकि ये यूनिट मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता है, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, तो आप खुद से इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन द मार्केट, हॉस्पिटैलिटी एंटरप्राइज कैन स्टार्ट द प्रमोशन प्लानिंग प्रोसेस। फॉलोइंग आर द डिफरेंट फेजेस थ्रू व्हिच द प्रोसेस पास। अरेंज द फेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो एक करेक्ट सीक्वेंस में बताना है आपने प्रमोशन प्लानिंग प्रोसेस को। ये क्वेश्चन है आपका, जो प्रमोशन प्लानिंग प्रोसेस है उसके डिफरेंट फेजेस को आपने सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताना है कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कहाँ से शुरू होना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जैसे इसमें दिया है एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव एंड गोल एंड इंडिकेटिंग द मार्केट सेगमेंट, देखो ये बहुत शुरू में किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड द अपॉर्चुनिटी, एक्शन प्रोग्राम दैट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, सेल्स सपोर्ट एंड पब्लिक रिलेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे प्रॉब्लम का कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स ही तो हम फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च में भी तो यही करते हैं। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि क्या है। सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर हम एक्शन करेंगे कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या प्रोग्राम्स रहेंगे हमारे, क्योंकि किस चीज़ के बारे में रिसर्च करें, प्रमोशन के बारे में करें ना, तो प्रमोशन के लिए हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या इंक्लूड करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम एलोकेशन ऑफ फंड करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BACD। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर देख रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है द ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स से, जो 10 आर्टिकल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एडॉप्टेड। कब ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट किया गया था? तो ये कहीं ना कहीं ये भी आपको याद रखनी है डिटेल। ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स अक्टूबर 99, 13 सेशन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ UNWTO। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़रूरी है याद करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि इस तरह के इस यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर इन्होंने पूछा है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि अगेन ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रेडिक्टिव नहीं बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ADCPA। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, कॉन्जॉइंट एनालिसिस, लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है कॉन्जॉइंट एनालिसिस से, तो ये आपने जरूर पढ़ के जाना है कॉन्जॉइंट एनालिसिस क्या होता है। अरेंज देम इन अ सीक्वेंस व्हिच दीस स्टेप्स आर टेकन। तो कॉन्जॉइंट एनालिसिस को कैसे किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है एट्रीब्यूट्स को डिसाइड, किसी भी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स और उसके लेवल्स को डिसाइड किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, हमेशा याद रखिएगा। कॉन्जॉइंट एनालिसिस में पहला स्टेप होता है हम एट्रीब्यूट्स और लेवल डिसाइड करते हैं, और दूसरा जो आपका स्टेप होता है उसके बाद हम रेट और रैंक करते हैं डाटा को। तीसरा होता है हम डमी वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, और चौथा होता है आपका इंटरप्रेट करते हैं पार्ट को कि कौन कौन से कॉफिशिएंट्स है जो वर्थ है, और फिर हम इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को चेक करते हैं। ये ऑब्वियसली लास्ट होगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है जनरलाइजेशन, क्या हम अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकते हैं, क्या जो हमने फाइंड किया वो सही में सच है। और इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सैंपल पर, जो हम चीज़ों को चेक कर रहे थे क्या वो ट्रू निकली है सैंपल पर, जब हम उसको पॉपुलेशन पर देखते तो उसी को हम एक्सटर्नल वैलिडिटी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, BACD। टूरिज्म प्लानिंग साइकिल, इजी क्वेश्चन है, फिर से प्लानिंग साइकिल से क्वेश्चन पूछा है। इंक्लूड फॉलोइंग, अरेंज स्टेप्स, लॉजिकल ऑर्डर में स्टेप्स को लगाना है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं एग्जिस्टिंग टूरिज्म सिचुएशन का, फिर रिलेटेड रिसोर्स कितने हैं वहाँ पर वो चेक करते हैं, प्रायोरिटीज को फिक्स करते हैं, प्रोग्रामिंग और इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और मॉनिटरिंग, और ये तो सबसे लास्ट में ABCD इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने इग्नू की बुक्स में देखा होगा। जब आप प्लानिंग वाली यूनिट्स को चेक करेंगे तो उसमें आपको ये इसी ऑर्डर में देखने को मिलेगा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86। द होटल रिजॉर्ट इंडस्ट्री फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्टेटमेंट 2 है आपका, ये बोला कि होटल और जो ये रिजॉर्ट इंडस्ट्री होती है उनको स्ट्रेटेजी प्लान करने में काफी काफी चैलेंज है, क्योंकि यूनिक चैलेंज है उनके लिए, होटल और इंडस्ट्री के लिए। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उसी की तरह जो हमारी अदर
ये जो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है वो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाती है। क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है, मतलब क्या लगता है आपको कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो ये आपकी सर्विस इंडस्ट्री, होटल एंड रिजॉर्ट इंडस्ट्री जो भी है, तो इसमें आपको यूनिक तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जब आप प्लान करिए स्ट्रेटजी को। ये प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया और फिर बेचना शुरू कर दिया, नो। इसको ये नॉर्मल गुड्स से काफी डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से काफी डिफरेंट। सिमिलरली आपका जो ये क्रूज लाइन्स हो गए, मेजर हो गए, तो ये काफी सारी जो आपकी अप्रोचेज है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, ये काफी सेम रहेगी लगभग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की तरह। तो दोनों स्टेटमेंट्स को सही माना गया है एनटीए के द्वारा। इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि होटल और रिजॉर्ट इंडस्ट्री डील करती है परिशेबल इन्वेंट्री से, जैसे रूम, सीजनैलिटी से, हाई डिग्री ऑफ गेस्ट इंटरेक्शंस। तो ये सारे इनफैक्ट इसको यूनिक बनाते हैं और इसलिए इसके लिए स्ट्रेटेजी भी यूनिक ही यूज होगी। दूसरा क्या बोलते हैं कि जितना भी आपकी ये एयरलाइंस है, क्रूज लाइन्स है या फिर मेजर रेस्टोरेंट चेन्स है, often have aspects similar to manufacturing companies such as standardized service। यहाँ पर क्या है, standardized services है, क्रूज लाइन्स स्टैंडर्ड्स, रेस्टोरेंट्स के अपने स्टैंडर्ड्स हो गए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाला टॉपिक है ये भी। और पोटेंशियल मोर प्रेडिक्टेबल डिमांड पैटर्न, ये काफी ना काफी हद तक हम डिमांड पैटर्न को यहाँ पर गैस कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप दे दो ताकि आप पढ़ पाए स्टेटमेंट को अच्छे से। और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 87। अगेन असेशन रीजन का क्वेश्चन है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये बोल रहा है कि जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन बेस का सही है, तो मैं ए ऑप्शन को उसको लूंगा। आपको पता होगा एनटीसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का होता है एनटीसी। मेरी ड्राइंग को थोड़ा माफ करिएगा, मेरे पास प्रॉपर पेन भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मीन, मोड और मीडियन जो है कोइंसाइड करते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ कैश फ्लो एंड कैश फ्लो अ फंक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही बात है। एनपीवी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एनपीवी होता है जब हम जो फ्यूचर वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं आपकी प्रेजेंट वैल्यू से, कैश की नेट प्रेजेंट वैल्यू की, फ्यूचर वाली जो इनकम हमारे पास होगी उसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू होगी, तो ये डेप्रिसिएशन फंक्शन को यूज करती है, बिल्कुल सही बात है इसमें। द हायर द डेप्रिसिएशन द लोअर द कैश फ्लो एंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हायर डेप्रिसिएशन होगी तो लोअर कैश फ्लो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ है। द ताज ग्रुप ऑफ होटल चेरिशेस द डुअल ऑनर ऑफ बीइंग वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, ये 2000 ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। तो इसका इसका राइट आंसर है आपका कि ये तो सही बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड था 2022 का, इंडियाज और वर्ल्ड भी। तो और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है कि ताज होटल आर रजिस्टर्ड होटल चेन ऑफ ईएचआई होटल, नो, ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, द कोच टूर विदाउट एनी having any hidden or surprise expenses is usually organized by the package trips and customer know the total cost in advance। हाँ, पैकेज टूर में तो सब कुछ पहले से इंक्लूड होता है, आपकी सारी कॉस्ट आप ऑलरेडी दे चुके होगे हर तरह की, बिल्कुल सही बात है ये। अगला है, देयर इज अ ग्रेटर इकोनॉमी इन द टूर पैकेज टू अलाउ इंडिविजुअल ट्रैवलर टू ऑब्टेन ऑप्टिमम एक्सपीरियंस एंड एंजॉयमेंट ऑफ साइट सीइंग, एंटरटेनमेंट, ट्रांसफर, बिल्कुल ये सब चीजें होती है तभी तो टूर पैकेज लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि तो क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो मैंने आपके लिए ये कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर लगा के रखा है, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एक बार, ये लीजिए, और फिर इसके आंसर्स लगाने की कोशिश करिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सिंपली आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा एक बारी। और ये आपका अगला क्वेश्चन भी अगेन ये भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आए थे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ आगे, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये रहे इसके आंसर्स। तो ये थी सीरीज आपकी 100 क्वेश्चन की 2023 जून में पूछे गए। आई होप आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया होगा। ये वाला सीरीज जो था, जो आपको फोर्थ पार्ट था, ये काफी तेज तरीके से मैंने बनाया, इसमें डीप एनालिसिस की तरफ मैं नहीं गया क्योंकि काफी लंबे लंबे वीडियोस बन रहे थे। लोग आज के टाइम में प्रेफर नहीं करते लॉन्ग वीडियोस, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं मजबूर इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मर्जी है आपकी। तो आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट कंसेप्ट को लेके। थैंक यू।